जेनी कहता है, बच गया। अरे, लेकिन मैं छिप क्यों रहा हूँ? ऐसे छिपता रहूंगा तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ। रेमंड कहता है, मुश्किल में तो आप पड़ चुके हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जेनी मन ही मन कहता है, वाह क्या किस्मत है मेरी, मेरा बेबी। जेनी कहता है, माय लॉर्ड। रेमंड कहता है, अगर आप अपने कमरे से चलकर यहाँ आए हैं तो मुझे लगता है आप अब पहले से कहीं ज्यादा ठीक हो चुके हैं। जेनी कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। रेमंड कहता है, तो फिर आप अभी भी यहाँ क्यों खड़े हैं? आप चले क्यों नहीं जाते? जेनी मन ही मन कहता है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ बेवकूफ, मैं भला क्यों जाऊंगा? जेनी कहता है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ माय लॉर्ड। रेमंड कहता है, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने का समय नहीं है और अब तुम जा सकते हो। जेनी मन ही मन कहता है, क्या आप मेरे लिए कुछ मिनट भी निकाल नहीं सकते? ये कितना बड़ा बेवकूफ आदमी है। जेनी घुटनों पर बैठ जाता है। रेमंड कहता है, अब क्या हुआ? जेनी कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे यहीं रहने दे, कृपया मुझे नौकरी दीजिए, आप जैसा काम कहेंगे वैसा काम करूँगा। मैं बेघर होकर हर दिन भीख मांगते हुए जीना नहीं चाहता। रेमंड मन ही मन कहता है, कितना शर्मनाक और दुष्ट भिखारी है। जेनी कहता है, मैं अपने परिवार के लिए एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी कमाना चाहता हूँ। और जेनी अपना सर पटकने लगता है, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ। रेमंड कहता है, रुको, ये क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? रुको, मैंने कहा ना रुक जाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम खुद को चोट पहुंचाना बंद करो। जेनी कहता है, हे प्रभु, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे नौकरी दे दीजिए, मैं दोबारा आवारा बनने से बेहतर मरना पसंद करूंगा। रेमंड जोर से दीवार पर अपना हाथ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आत्महत्या की धमकी देने की? गार्ड्स, इस आदमी को बाहर ले जाओ। गार्ड्स जेनी को उठाकर ले जाने लगते हैं। रेमंड कहता है, रुको। ये सुनकर तो जेनी की आंखें चमक गई। जेनी मन ही मन कहता है, क्या उसने अचानक अपना मन बदल लिया है? क्या वो मुझे मौका इसलिए देगा क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देख सकता? रेमंड कहता है, कैप्टन कार्ल को मेरे कमरे में आने के लिए कहो। ये सुनते ही जेनी का दिल धड़कना बंद हो गया। जेनी मन ही मन कहता है, पागल बेवकूफ आदमी, हार्टलेस रेमंड। रेमंड कहता है, मुझे अचानक दिल में दर्द क्यों हो रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन ये पागल भिखारी मुझे फिलिप की याद दिलाता है। नहीं, मैं उस पागल आदमी की तुलना तुमसे कैसे कर सकता हूँ? दूसरी तरफ जेनी कहता है, अगर मुझे याद है तो ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। गार्ड्स कहता है, कैप्टन ये रहा, हम इसके साथ क्या करने वाले हैं? जेनी कहता है, हाँ? कौन, किसकी बात हो रही है? कैप्टन कहता है, इसे ये कमरा अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर साफ करवाओ। जेनी मन ही मन कहता है, क्या? मैंने शायद गलत सुना होगा। जेनी कहता है, हेलो अंकल, क्या आप अपने अभी जो कहा उसे दोहरा सकते हैं? कैप्टन कहता है, अंकल क्या बेहुदा मजाक है? जेनी कहता है, अरे मेरी बात सुनी के नहीं ओ अंकल? कैप्टन कहता है, ड्यूक ने आदेश दिया है कि आप आज से यहाँ काम करना शुरू करें। कमरे को साफ करो और भंडार घर में मौजूद हर हथियार को चमकाओ जब तक वे बिल्कुल साफ ना हो जाए। जब ये काम पूरा कर लोगे तो फिर तुम्हें दूसरा काम मिलेगा, समझ गए ना? जेनी कहता है, ओ बस इतना, ठीक है मैं कर लूंगा। जेनी मन ही मन कहता है, जैसा मैंने सोचा था वो मुझ पर फिदा हो ही गया। जेनी सारे हथियार खाने को चमका देता है। जेनी कहता है, आह, सारा काम अच्छे से हो गया, ज्यादा सफाई की जरूरत नहीं है। हथियार खाने की सफाई के लिए कोई नौकर नहीं है, लेकिन सैनिकों ने साफ सफाई का काफी अच्छा ध्यान रखा है। जेनी को कैप्टन की कही बात याद आती है।
आपको वही कमरा दिया जाएगा जिसमें आप पहले रह चुके हैं। जेनी कहता है, लगता है अब नौकरों के क्वार्टर में लौटने का समय हो गया है और खुद को साफ करने का भी। सामने से दो सोल्जर आते हैं। अरे, क्या आपका काम हो गया? जेनी कहता है, हाँ, मुझे अब वापस जाकर नहाना होगा। सोल्जर कहता है, मुझे लगता है ऐसा ही करना चाहिए। तुमसे बदबू आ रही है, तुम अस्त व्यस्त भी दिख रहे हो। आप महंगे खाने का खर्च उठा सकते हैं, फिर भी आपने खुद को साफ नहीं किया। जल्दी करो और खुद को साफ कर लो, कल मिलते हैं। जेनी कहता है, ठीक है, कल मिलेंगे। जेनी क्वार्टरों में आता है। सामने से दो मेड फुसफुसाती है। एक मेड कहती है, उफ, ये कैसी बदबू है। मुझे लगा था कि हमने इस कमरे की सफाई हाल ही में की थी। जेनी मन ही मन कहता है, पहली मुलाकात में आपको एक एक करके गले लगाना सच में एक शानदार आइडिया है। मेड कहती है, छी, कितनी भयानक बदबू आ रही है। क्या कोई अंदर ढेर सारा गोबर लेकर आया है? जेनी मन ही मन कहता है, हाँ हाँ, तुम लोगों को मेरे शरीर की स्वर्ग सी खुशबू को बहुत पास से महसूस कर कर कैसा लगा? ओह, इस युग में जीवन बहुत ही थकाऊ है। नौकर भी खुद को बाकी सबसे बेहतर समझते हैं। खैर, ऐसा नहीं है कि वो गलत है। मेरा मतलब है, मेरे जैसे आवारा की तुलना में। ऐसा सोचते जेनी कमरे में चला जाता है। मेड भी खिसियाते हुए चली जाती है। जेनी कहता है, देखते हैं इस कमरे में क्या क्या है। मुझे नए कपड़ों की जरूरत है। अलमारी खोलते ही जेनी देखता है कि किसी ने कपड़ों को कतर रखे हैं। जेनी कहता है, जैसा कि उम्मीद थी, नौकरों के क्वार्टर में मेरा अच्छा स्वागत नहीं हुआ। अब मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या माँ ने मुझे इस दुनिया में दोबारा सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए भेज दिया है। जेनी कहता है, धिक्कार है, मैं नए कपड़े खरीदना तो भूल ही गया। अरे, ये तो मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल ही गया। मैं बस यही सोचता रहा कि कहाँ रहूंगा, क्या खाऊंगा, लेकिन कपड़ों के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं। शायद मुझे आसपास किसी से पूछ लेना चाहिए और नए ताजे कपड़े खरीदने के लिए जाना चाहिए। वाह, कितनी प्यारी निगाहें है। मैं तो दंग रह गया। दो लोग बातें करते हैं। क्या वो वही पागल बेघर आदमी है जिसके बारे में हर कोई गपशप कर रहा है? आखिर उसे ड्यूक के महल में काम कैसे मिल गया? मेड कहती है, मैंने सुना है कि वो अक्सर नखरे दिखाता है और लोगों पर हमला करता है। उससे दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी चोट पहुंचा सकता है। दूसरी मेड कहती है, मैंने तो ये भी सुना है कि पागल होने के साथ साथ उसे बीमारी भी है। वो यहाँ रहा तो हमें भी बीमारी लग सकती है। क्या उसका पागलपन एक श्राप है? अगर ये सच है तो वो पापी होगा। जेनी कहता है, तारीफ सुनकर थोड़ा दुख हो रहा है, लेकिन मुझे जानने की उत्सुकता है कि मेरे बारे में ये खूबसूरत बातें कौन फैला रहा है। पीछे से आवाज आती है, उनकी बात मत सुनो, उन सभी फालतू अफवाहों को नजरअंदाज करो। क्या आप यहाँ नए हैं? मैं लुई हूँ, ड्यूक के सेवकों में से एक। जेनी कहता है, ओहो, ठीक है, आप मुझे जेनी बुला सकते हैं। जेनी मन ही मन कहता है, हमारी तो अभी अभी पहचान हुई है और इसने तुरंत अपनी हैसियत दिखाना शुरू कर दी। क्या ये चाहता है कि ये लोग इसकी चापलूसी करते हैं? वैसे मैं भी करूं? जेनी कहता है, तुम किस्मत वाले हो कि तुम्हें ड्यूक के इतने करीब उसके निजी सेवकों के रूप में काम करने का मौका मिला है। खास तौर पर ड्यूक के कपड़े तैयार करने और उनका स्नान तैयार करने जैसे जरूरी काम अगर मुझ जैसे को सौंपा जाए। और तो और, प्रिय ड्यूक की ताकत और शौर्य इतने पास से देखने को मिल रही है तो ये तो सपनों की नौकरी है मेरे लिए। मैं भी एक दिन ड्यूक का निजी सेवक बनना चाहता हूँ।
जेनी मन ही मन कहता है, तब तो मैं खुशी खुशी तुम्हारी चापलूसी करूंगा। लुई कहता है, हाँ बिल्कुल सही। ये एक ऐसा पद है जिसका सपना बहुत से लोग देखते हैं। हालांकि एक छोटी सी गलती भी हमारी जान ले सकती है। ड्यूक के पास किसी भी क्षण हमें जलाकर राख कर देने की शक्ति है। इतने सम्मान के साथ इस पद को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। इस काम में शरीर नहीं, दिमाग की भी जरूरत है, मानसिक रूप से मजबूत और स्वच्छ। ये सुनकर तो जेनी का माथा सरक जाता है। जेनी कहता है, क्या कहा तुमने? क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें लगता है मैं मानसिक रूप से ठीक नहीं हूँ? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। लुई कहता है, अगर आपके मन में महल के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो पूछने में संकोच न करे। मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करूंगा। जेनी मन ही मन कहता है, तुम चाहते हो कि मैं ये मान लूं कि तुम्हारा दर्जा मुझसे ऊंचा है और मुझे चेतावनी दे रहे हो कि तुमसे बात करते समय मैं संभाल कर बोलूं। जेनी कहता है, आप कितने महान हैं। अगर पूछने की इजाजत हो तो क्या आप मुझे सेवकों के स्नानागृह का रास्ता दिखा सकते हैं? लुई कहता है, इधर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरी तरफ रेमंड और कैप्टन को दिखाते हैं। कैप्टन कहता है, मैग्नोलिया काउंटी के रहने वाले लोग विरोध कर रहे हैं। लोग आंदोलन पर उतर आए हैं और उन्हीं लोगों ने काउंट रॉबर्ट नॉर्मडी के घर को घेर लिया है। ये विरोध इसलिए भड़का क्योंकि उत्तरी एटोरिया वाले हिस्से में बारिश ना होने के कारण सूखा पड़ा है। पीड़ित लोग के लिए भेजी जाने वाली बुनियादी सहायता जैसे कि खाना, पानी और कपड़े हर महीने रहस्यमय तरीके से कम होते जाते हैं। लोगों ने काउंट रॉबर्ट पर आरोप लगाया है कि महल से भेजी जाने वाली सारी चीजें वो अपने पास रख लेते हैं किसी को बेचने के लिए। ये पत्र खुद काउंट रॉबर्ट की ओर से भेजा गया है, जिसमें वो आपसे सैनिक भेजने का अनुरोध कर रहे हैं। रेमंड कहता है, सिर्फ एक लेटर। उसने मदद की मांग के लिए किसी दूत को, या फिर वो खुद भी तो आ सकते थे। कैप्टन कहता है, उसने अपना बड़ा बेटा यहाँ भेजा था, लेकिन उसे किसी जरूरी काम के कारण बीच में ही जाना पड़ा, क्योंकि नॉर्मडी परिवार का तीसरा बेटा एक ही रात में गायब हो गया। रेमंड कहता है, ओहो, ऐसा हुआ। काउंट रॉबर्ट नॉर्मडी का परिवार अपनी ज्यादातर पीढ़ियों तक व्यापारी रहा है। वे बहुत अमीर है, बिना किसी भ्रष्टाचार के भी। उन्होंने अपनी निजी संपत्ति का दान मैग्नोलिया के गरीबों को भी दिया है। ये विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा एक सच्चे दिल वाला परिवार अपने प्रजाजनों के साथ भ्रष्टाचार करे, धोखा दे। हमारे सबसे भरोसेमंद लोग नॉर्मडी के महल भेजो और इस मामले की और जांच करो। कैप्टन कहता है, जैसा आप कहे। कैप्टन मन ही मन कहता है, ड्यूक का चेहरा पीला पड़ गया है। कैप्टन कहता है, और भी खबरें हैं। मैंने एरकासे के समुद्र तटों पर तैनात गार्डों से रिपोर्ट ली है। उन्होंने बताया कि हर महीने की शुरुआत में रात के बहुत अंधेरे में कुछ विदेशी जहाज वहां पर डॉक करते पाए गए। रेमंड कहता है, हमारे कुछ सैनिक वहां पर भी भेजो और जांच करवाओ। कैप्टन कहता है, जी हाँ, जैसा आप कहें। माफ कीजिए एक्सेलेंसी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं हमारे डॉक्टर को बुला दूं? आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। रेमंड कहता है, कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो भिखारी कैसा है? कैप्टन कहता है, मैंने वही किया जो आपने मुझे आदेश दिया था महामहिम।